स्वागत है। आज हम पैसे से जुड़े नजरिए और सोच पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। और ये चर्चा रॉबर्ट कियोसाकी की जो बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसी के इर्द गिर्द रहेगी। हाँ। हमारे पास ना इस किताब की कुछ अच्छी समीक्षाएं और सारांश हैं, तो कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। और देखिए, ये किताब असल में दो बिल्कुल अलग किस्म के आर्थिक दर्शनों की कहानी है, कह सकते हैं। एक तरफ वो हैं जिन्हें लेखक ने पुअर डैड कहा है, मतलब पारंपरिक सोच, सुरक्षित रास्ता। और दूसरी तरफ है रिच डैड, जिनकी सोच वित्तीय स्वतंत्रता वाली है। तो इन स्रोतों के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत आखिर हैं क्या और इतने प्रभावशाली क्यों माने जाते हैं। ठीक है, तो इन स्रोतों के आधार पर जो पहली बात बार बार सामने आती है वो है लेखक के ये दो पिता, है ना? जी हाँ। एक तरफ पढ़े लिखे सरकारी मुलाजिम पुअर डैड, और दूसरी तरफ कम पढ़े लिखे पर बिजनेस में तेज रिच डैड। इनकी सोच में जो मुख्य अंतर या टकराव है वो क्या बताया गया है इन स्रोतों में? देखिए, पुअर डैड का सारा जोर था अच्छी पढ़ाई, एक सुरक्षित नौकरी, पेंशन, स्थिरता, मतलब जो एक सेट रास्ता होता है। हाँ, वही अच्छे से पढ़ो अच्छी नौकरी मिलेगी वाला रास्ता। बिल्कुल। और रिच डैड, जो असल में उनके दोस्त के पिता थे, उनका मानना था कि सिर्फ सैलरी पे टिके रहना वो अमीरी का रास्ता नहीं है। स्रोतों के मुताबिक रिच डैड का जोर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने पर था, मतलब पैसों की समझ। अच्छा। और ऐसी चीजें बनाने पर था जो आपके लिए पैसा कमाए, मतलब संपत्ति बनाने पर। और शायद इसीलिए ये स्रोत इस बात पर भी काफी जोर देते हैं कि हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है, स्कूल कॉलेज वाली, हाँ, वो हमें पैसे के बारे में लगभग कुछ नहीं सिखाती। ये बात तो खैर सोचने वाली है। हाँ। और कियोसाकी के हवाले से ये स्रोत इसे एक बहुत बड़ी कमी की तरह देखते हैं। ये जो वित्तीय साक्षरता है, मतलब पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या चीज है, बजट वगैरह, ये समझना उनके हिसाब से अमीर बनने के लिए बेहद जरूरी है। और ये चीज पारंपरिक शिक्षा में मिलती नहीं है। रिच डैड का संदेश, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, यही था कि ये ज्ञान स्कूल से नहीं मिलेगा, ये असल जिंदगी के अनुभव से और खुद सीखने से आएगा। रिच डैड का एक और सिद्धांत है जो इन समीक्षाओं में बहुत छाया हुआ है, वो है संपत्ति और दायित्व का फर्क, एसेट और लायबिलिटी। जी हाँ। इसे कैसे समझाया गया है? काफी सरल तरीके से शायद। हाँ, बहुत ही सीधे तरीके से। और शायद ये इसकी खूबी है, जैसा कई समीक्षाएं कहती भी हैं, संपत्ति यानी एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, या कोई बिजनेस जो प्रॉफिट दे रहा है। अच्छा। और दायित्व, लायबिलिटी, वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। जैसे आपकी अपनी कार जिस पे पेट्रोल मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है, या शायद वो घर जिसमें आप खुद रहते हैं और उसकी ईएमआई भर रहे हैं। रिच डैड का मूल मंत्र जो इन स्रोतों से उभरता है, संपत्ति बढ़ाते जाओ, दायित्व कम करते जाओ। वाह, मतलब इन समीक्षाओं के हिसाब से कियोसाकी का कमाल यही है कि उन्होंने इस शायद जटिल लगने वाले विचार को इतना आसान बना दिया। बिल्कुल। कि कोई भी इसे समझ सके और अपनी चीजों को इस नजरिए से देखे। एकदम सही। समीक्षाएं यही कहती हैं कि ये सरलता ही लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि उनका घर, उनकी गाड़ी क्या है असल में, संपत्ति या दायित्व। और इसी से जुड़ा है वो चूहे की दौड़ वाली बात, रैट रेस। हाँ, ये चूहे की दौड़, ये शब्द भी काफी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये उपमा लोगों को बहुत जल्दी समझ आती है। तो ये है क्या असल में, और इससे निकलने का रास्ता क्या सुझाया गया है? चूहे की दौड़ मतलब वो अंतहीन चक्कर जिसमें लोग सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, बिल भरते हैं, और महीना खत्म होते होते फिर वहीं पहुंच जाते हैं। कोई असली वित्तीय तरक्की नहीं होती, बस चक्कर चलता रहता है। समझ गई, एक तरह का जाल। हाँ, कह सकते हैं। और स्रोत बताते हैं कि कियोसाकी का सुझाया रास्ता है अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लगातार निवेश करना, ऐसी संपत्ति बनाना जो आपके लिए तब भी पैसा कमाए जब आप सो रहे हों। मतलब पैसिव इनकम। बिल्कुल, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, यही उनके मुताबिक वित्तीय आजादी की कुंजी है। अच्छा, अब यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। रिच डैड जो है वो जोखिम लेने और अपना बिजनेस शुरू करने यानी उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं जी। जबकि पुअर डैड नौकरी की सुरक्षा पर जोर देते हैं, और इसमें टैक्स का भी कुछ एंगल है। जी हाँ, रिच डैड सिखाते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना, मतलब सोच समझकर जोखिम उठाना जरूरी है। बड़े फायदे बिना जोखिम के नहीं मिलते। उद्यमिता इसी का एक रूप है। अब टैक्स की बात करें तो स्रोत इस पर रोशनी डालते हैं कि रिच डैड मानते थे कि अमीर लोग टैक्स के नियमों को समझते हैं।
और कानूनी तौर पर उनका फायदा उठाते हैं, जैसे बिजनेस के खर्च दिखा के टैक्स बचाना या निवेश के जरिए टैक्स बचाना। जबकि आम नौकरी वाला इंसान जानकारी ना होने के कारण अक्सर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सीधे सीधे टैक्स में दे देता है। अब अगर किताब की स्टाइल की बात करें तो इन समीक्षाओं में उसे कैसा बताया गया है? सरल, मुश्किल, और क्या इसकी कुछ सीमाएं या आलोचनाएं भी हैं? स्टाइल को तो ज्यादातर स्रोत बहुत सरल बताते हैं, दिलचस्प कहानियों जैसा। अच्छा। कियोसाकी मुश्किल लगने वाले फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को भी किस्सों में पिरोकर समझाते हैं। लेकिन हाँ, सीमाएं भी बताई गई हैं। अच्छा, वो क्या है? क्या ये समीक्षाएं ये भी कहती हैं कि ये विचार असल दुनिया में, खासकर हमारे जैसे माहौल में, कितने प्रैक्टिकल हैं? बिल्कुल। पहली बात तो ये, जैसा समीक्षाएं कहती हैं कि ये कोई निवेश की स्टेप बाय स्टेप गाइड बुक नहीं है। ये मेनली सोच बदलने पर फोकस करती है। मानसिकता। हाँ। दूसरी बात, कुछ लोगों को इसके विचार थोड़े ज्यादा आदर्शवादी लग सकते हैं, शायद जमीनी हकीकत से थोड़े दूर, खासकर जब हम भारत जैसे देश की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को देखते हैं। सही कहा। और तीसरी अहम बात ये उठाई जाती है कि जोखिम लेने की जो सलाह है वो हर किसी पर लागू नहीं होती। सबकी आर्थिक स्थिति, जोखिम सहने की क्षमता वो अलग अलग होती है। इस पर भी कुछ समीक्षाएं ध्यान दिलाती हैं। तो कुल मिलाकर इन सभी स्रोतों का निचोड़ देखें तो यही लगता है कि रिच डैड पुअर डैड पैसे को देखने का हमारा नजरिया बदलने के लिए एक मजबूत पहला कदम हो सकती है। ये वित्तीय जागरूकता की दुनिया का दरवाजा खोलने जैसा है शायद। निश्चित रूप से ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम पैसा कमाते कैसे हैं, खर्च कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी कि हम उसे अपने लिए काम पर कैसे लगा सकते हैं। और हाँ, इन स्रोतों में जो सीमाएं बताई गई हैं उन्हें ध्यान में रखना भी जरूरी है। इससे जुड़ा एक दिलचस्प सवाल ये भी हो सकता है कि संपत्ति और दायित्व की जो परिभाषा किताब देती है, क्या वो हर व्यक्ति के लिए उसकी अपनी परिस्थितियों और लक्ष्यों के हिसाब से बदल सकती है? अच्छा सवाल है। मतलब, क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीज एक इंसान के लिए दायित्व यानी बोझ है, वो किसी खास स्थिति में किसी दूसरे के लिए संपत्ति यानी कमाई का जरिया बन जाए? सोचने वाली बात है।